Welcome to Code and Capital. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल, और हमारे पास इसके लिए कंपनी की ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट है। हाँ, और साथ में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस और 2025 में जो उनकी एजीएम हुई थी उसकी भी पूरी जानकारी है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल और प्लास्टिक बनाने वाली ये पुरानी कंपनी अब कैसे बदल रही है। सही, मतलब कैसे ये अब डिजिटल, रिटेल और ग्रीन एनर्जी के भविष्य पर अपना दांव लगा रही है। और यहाँ एक मजेदार बात से शुरू करते हैं। हाँ, बताइए। 2025 में पहली बार ऐसा हुआ कि रिलायंस की आधी से ज्यादा कमाई उसके तेल और गैस के धंधे से नहीं आई। अच्छा, तो फिर कहाँ से आई? वो आई जियो और रिटेल जैसे उन बिजनेसेस से जो सीधे हम और आप जैसे ग्राहकों से जुड़े हैं। वाह, ये तो सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, और ये सिर्फ रिलायंस की कहानी नहीं है, ये एक तरह से बदलते हुए भारत की कहानी है। मतलब? सोचिए 2024-25 में दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती का माहौल था, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। सही। और रिलायंस का प्रदर्शन इसी मजबूती का आईना है। कंपनी की जो कुल कमाई थी वो 7 लाख करोड़ के पार पहुंच गई। 10 लाख करोड़ से ज्यादा? हाँ, जो पिछले साल से 7% ज्यादा है। ये आंकड़ा अपने आप में हैरान करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले कंपनी की तिजोरी में झांकते हैं। इसकी आर्थिक सेहत कैसी है और इस पर कर्ज का कितना बोझ है? बिल्कुल, ये सबसे जरूरी सवाल है। तो आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी का जो मोटा मुनाफा है, जिसे ईबीडी का कहते हैं, वो था करीब 1.83 लाख करोड़। हाँ, और टैक्स चुकाने के बाद का शुद्ध मुनाफा भी 81,000 करोड़ के पार था। लेकिन एक आंकड़ा देखकर मैं सच में चौंक गया। नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो वो लगभग दुगना हो गया। सही पकड़ा आपने। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये कि कंपनी अब अपने हर रुपए से पहले के मुकाबले दुगनी कमाई निकाल रही है? आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है। सीधे शब्दों में कहें तो रिलायंस अपनी संपत्ति का, अपनी मशीनों का, अपनी फैक्ट्रियों का पहले से कहीं ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा संकेत है। बहुत अच्छा। हालांकि सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, एक चिंता की बात भी है। वो क्या? कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, मतलब हर 100 रुपए की बिक्री पर होने वाला मुनाफा, वो लगभग 10 रुपए से घटकर 7 रुपए रह गया। ओ, ये तो बड़ी गिरावट है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेट्रोल, डीजल और केमिकल बनाने में लागत बढ़ गई और मुनाफा कम हो गया, जिसने इनके सबसे पुराने बिजनेस ऑयल टू केमिकल्स यानी O2C पर असर डाला। और कर्ज का क्या? इतनी बड़ी कंपनी है तो कर्ज भी पहाड़ जैसा होगा। आंकड़ा तो ये कहता है 3.47 लाख करोड़। हाँ, पहली नजर में ये बहुत बड़ा और डराने वाला आंकड़ा लगता है। लगता ही है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। रिलायंस के पास करीब 2.30 लाख करोड़ कैश और बैंक बैलेंस भी पड़ा है। अच्छा। तो अगर हम इस कैश को कुल कर्ज से घटा दें तो असली कर्ज, जिसे हम नेट डेब्ट कहते हैं, वो। एक मिनट रुकिए, तो नेट डेब्ट कितना बचता है? वो भी तो बहुत होगा। वो बचता है 1,17 लाख करोड़ रुपए। 1,17 लाख करोड़ का कर्ज फिर भी बहुत बड़ी रकम है। क्या निवेशकों को इससे चिंतित नहीं होना चाहिए? ये सवाल बहुत जायज है, लेकिन इसका जवाब छिपा है कंपनी की कमाने की ताकत में। कैसे? रिलायंस एक साल में जो कैश प्रॉफिट कमाता है वो लगभग 1,47,000 करोड़ रुपए है। मतलब उसके शुद्ध कर्ज से भी ज्यादा? एग्जैक्टली। इसका मतलब यह है कि कंपनी चाहे तो एक साल से भी कम समय में अपना पूरा कर्ज चुका सकती है। अरे वाह। इसी असाधारण मजबूती की वजह से अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी S&P ने रिलायंस की रेटिंग को A+ कर दिया है। तो बात है, जो भारत सरकार की अपनी सॉवरेन रेटिंग से भी 2 पायदान बेहतर है। क्या बात है। मतलब कंपनी की तिजोरी इतनी मजबूत है कि उसकी क्रेडिट रेटिंग देश की अपनी रेटिंग से भी बेहतर है। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो हम सब की जेब और जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी है, जियो। हाँ, जियो। ये अब सिर्फ एक सिम कार्ड कंपनी नहीं रही है। बिल्कुल नहीं, ये अब एक डिजिटल दैत्य बन चुका है। 2026 की दूसरी तिमाही तक जियो के ग्राहक 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके थे। 50 करोड़? हाँ, लेकिन असली खेल अब ग्राहकों की संख्या का नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी का है। जियो के पास 234 मिलियन यानी 23 करोड़ से ज्यादा
23 करोड़ से ज्यादा 5G यूजर्स हैं, जो चीन को छोड़ दें तो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। और 5G यूजर्स तो डेटा भी ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे। बिल्कुल, और इसी वजह से कंपनी की प्रति ग्राहक औसत कमाई, जिसे हम ARPU कहते हैं, वो भी लगातार बढ़ रही है और 206 रुपए को पार कर चुकी है। और इसी से जुड़ा 2025 की AGM का वो बड़ा ऐलान था, रिलायंस इंटेलिजेंस। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। क्या ये बस एक नया फैंसी नाम है या इसके पीछे कोई ठोस योजना है? नहीं, ये रिलायंस की भविष्य की सबसे बड़ी चाबियों में से एक है। रिलायंस इंटेलिजेंस एक अलग कंपनी है। और इसका मकसद क्या है? इसका एक ही मकसद है, भारत के लिए भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बनाना और इसे सस्ता और सुलभ बनाना। दिलचस्प है। तो इसकी रणनीति क्या है? इसकी रणनीति 3 मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला, जामनगर में ग्रीन एनर्जी से चलने वाले विशाल AI डेटा सेंटर बनाना। ये इतने बड़े होंगे कि उनकी क्षमता गीगावाट में नापी जाएगी। गीगावाट स्केल डेटा सेंटर्स। और बाकी 2 खंबे? दूसरा खंबा है दुनिया के सबसे बड़े नामों के साथ साझेदारी। गूगल के साथ मिलकर ये जामनगर क्लाउड रीजन बना रहे हैं। और मेटा के साथ भी तो कुछ है? हाँ, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के साथ मिलकर भारतीय भाषाओं के लिए खास AI मॉडल लामा को तैनात कर रहे हैं। और तीसरा खंबा? तीसरा खंबा है सीधे हम जैसे ग्राहकों के लिए AI प्रोडक्ट्स। कंपनी जियो PC नाम का क्लाउड पावर्ड कंप्यूटर और जियो फ्रेम्स नाम के स्मार्ट ग्लास जैसे AI आधारित हार्डवेयर लॉन्च कर रही है। मतलब ये सिर्फ एक नया बिजनेस नहीं है, ये तो पूरे रिलायंस ग्रुप के लिए एक इंटेलिजेंस लेयर बनाने जैसा है। बिल्कुल, ये सिर्फ तेज इंटरनेट की बात नहीं है, ये अपने पूरे साम्राज्य के लिए एक दिमाग बनाने की तैयारी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा शायद जियो के बाद उनके दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता व्यवसाय यानी रिलायंस रिटेल को मिलेगा। मिलना ही चाहिए। रिटेल में तो वैसे भी एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रिलायंस रिटेल के 19,000 से ज्यादा स्टोर है और इसकी कमाई 3.3 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। लेकिन असली तहलका तो इसका क्विक कॉमर्स मॉडल मचा रहा है, जियो मार्ट। हाँ, जियो मार्ट। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में इसके रोज के ऑर्डरों में 200% से ज्यादा का उछाल आया। मतलब अगर घर पे मेहमान आ जाएं और चीनी खत्म हो जाए तो चाय चढ़ाने के बाद ऑर्डर करने पर भी काम बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल। 10 शहरों में 30 मिनट में इलेक्ट्रॉनिक्स और किराने का सामान पहुंचाने का वादा तो यही कहता है। पर ये बाकी क्विक कॉमर्स स्टार्टअप्स के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल, और रिलायंस की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो ये सब अपने मौजूदा स्टोर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। अच्छा, तो इससे उनकी डिलीवरी की लागत बहुत कम हो जाती होगी। बहुत ज्यादा। और रिटेल के साथ ही रिलायंस ने FMCG यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामान के बाजार में भी एक नई जंग छेड़ दी है। हाँ, मैंने भी सुना है। उन्होंने न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड या न्यू RCPL नाम से एक अलग कंपनी बनाई है। और इस कंपनी ने आते ही बाजार को हिलाकर रख दिया है। अपने ऑपरेशन के पहले ही साल में इसने 11,500 करोड़ की बिक्री कर डाली। 11,000 करोड़ पहले ही साल में? हाँ, इनकी रणनीति बहुत सीधी और आक्रामक है। वो क्या है? कोको कोला और HUL जैसे पुराने खिलाड़ियों के प्रोडक्ट्स को 20 से 40% सस्ती कीमत पर बेचो और दुकानदारों को ज्यादा मार्जिन दो। वाह, इन्होंने कैंपा कोला जैसे पुराने ब्रांड्स को भी तो फिर से जिंदा किया है। हाँ, कैंपा कोला और सोसियो जैसे भूले बिसरे ब्रांड्स को फिर से जिंदा किया है और साथ ही इंडिपेंडेंस जैसे अपने नए ब्रांड भी लॉन्च किए हैं। ये बाजार में एक भूचाल लाने जैसी रणनीति है। तो जियो और रिटेल रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कंपनी का वो पारंपरिक बिजनेस जिससे ये सब शुरू हुआ था, मतलब तेल और केमिकल्स, कि उसका महत्व अब कम हो गया है? हाँ, बिल्कुल यही सवाल। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? जियो और रिटेल की चमक दमक के बावजूद रिलायंस का ऊर्जा बिजनेस आज भी ग्रुप के लिए कैश इंजन है। कैश इंजन? हाँ, यही वो बिजनेस है जो इतना पैसा कमा कर देता है कि कंपनी दूसरे नए क्षेत्रों में भारी निवेश कर पा रही है। तो इस कैश इंजन का प्रदर्शन कैसा चल रहा है? देखिए, वैश्विक मंदी की वजह से वित्त वर्ष 25 में इस सेगमेंट का मुनाफा थोड़ा गिरा था, लेकिन वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में इसने 21% की जोरदार वापसी की। और इसकी असली ताकत क्या है? इसकी असली ताकत है जामनगर की रिफाइनरी। ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट रिफाइनरी है। जिसका मतलब है कि ये किसी भी तरह का सस्ता महंगा कच्चा तेल प्रोसेस कर सकती है
और बाजार की मांग के हिसाब से ये या तो पेट्रोल डीजल का उत्पादन बढ़ा सकती है या फिर पेट्रोकेमिकल्स का। ये लचीलापन इसे हमेशा मुनाफे में रखता है। इसी सेगमेंट से जुड़ा 2025 के अंत में एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक फैसला भी तो लिया गया था। आप रूस से कच्चा तेल न खरीदने की बात कर रहे हैं? हाँ, रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करने का। ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं हुआ? सस्ता तेल छोड़कर महंगा लेना। शॉर्ट टर्म में देखने पर ऐसा लग सकता है। उस समय रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल मिल रहा था। तो फिर ऐसा क्यों किया? इससे तो उनका मुनाफा सीधे तौर पर प्रभावित हुआ होगा। जरूर हुआ होगा, लेकिन ये फैसला लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा था। ऐसा करके रिलायंस ने ये सुनिश्चित किया कि यूरोप और अमेरिका के बाजार, जहां उसे अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी कीमत मिलती है, वो उसके लिए हमेशा खुले रहें। अच्छा, तो ये भविष्य के बाजार को सुरक्षित करने का एक तरीका था। बिल्कुल, ये थोड़े समय के मुनाफे पर लंबी अवधि की स्थिरता को तरजीह देने का एक क्लासिक उदाहरण है। चलिए अब भविष्य की बात करते हैं। जिस कैश इंजन की हम बात कर रहे थे, उसका पैसा अब भविष्य की ऊर्जा यानी न्यू एनर्जी और मीडिया में लग रहा है। हाँ, और ग्रीन एनर्जी पर तो रिलायंस एक बहुत बड़ा दांव लगा रहा है। ये एक दांव से कहीं ज्यादा लग रहा है भी। ये कंपनी का पूरा कायापलट करने की योजना है। रिलायंस ने 2035 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है। और इसके लिए जामनगर में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स पर $10 बिलियन का निवेश हो रहा है। हाँ, यानी करीब 80,000 करोड़ का निवेश। लक्ष्य है सोलर पैनल बनाने से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने तक हर चीज एक ही जगह पर करना। और काम शुरू हो गया है। 2025 के अंत तक तो उन्होंने अपने पहले हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल का उत्पादन शुरू भी कर दिया था। लेकिन क्या ये रास्ता इतना आसान है? सुना है बैटरी बनाने की टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ दिक्कतें आई थी। चुनौतियां तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। खासतौर पर बैटरी सेल बनाने की तकनीक हासिल करने में कुछ रुकावटें आईं जब चीन की एक कंपनी के साथ उनकी डील टूट गई। तो क्या प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है? कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया था। हालांकि रिलायंस ने इसका खंडन किया है और कहा है कि वे 2026 की अपनी समय सीमा पर कायम हैं। और ऊर्जा के अलावा मीडिया में भी रिलायंस का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, जियो स्टार के बनने के बाद तो खेल ही बदल गया है। जियो स्टार मतलब रिलायंस की वाईकॉम 18 और डिज्नी के भारतीय कारोबार का विलय। हाँ, ये $8.5 बिलियन की डील 2025 की शुरुआत में पूरी हो गई और जो नई कंपनी बनी वो अब भारत में क्रिकेट की दुनिया पर राज करती है। क्रिकेट पर राज मतलब ये कि भारत में क्रिकेट के सबसे कीमती प्रसारण अधिकार, चाहे वो आईपीएल हो, आईसीसी के वर्ल्ड कप हो या बीसीसीआई के घरेलू मैच, सब अब इसी एक कंपनी के पास हैं। ओह, तो इसका मतलब है कि देश के खेल विज्ञापनों से होने वाली कुल कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इनके नियंत्रण में है। एक अनुमान के मुताबिक 80 से 90% हिस्सा। ये एक तरह का क्रिकेट पर एकाधिकार है। लेकिन जब दो इतने बड़े खिलाड़ी एक हो रहे थे, तो क्या सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई गई? बाजार पर पूरा कब्जा होने का डर नहीं था? जरूर था। इसीलिए सरकार की निगरानी संस्था CCII यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर कुछ शर्तें लगाईं। क्या शर्तें? जियो स्टार को अपने 7 टीवी चैनल बेचने को कहा गया ताकि क्षेत्रीय बाजारों में दूसरे खिलाड़ी भी टिके रहें, और साथ ही वे अलग अलग क्रिकेट टूर्नामेंट्स के विज्ञापन स्लॉट को एक साथ पैकेज बनाकर नहीं बेच सकते। ठीक है, तो हमने कंपनी के हर पहलू को देख लिया। अगर अब हम इसका एक स्वॉट विश्लेषण करें, ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा, तो क्या तस्वीर उभरती है? बिल्कुल। ताकत तो साफ है, विशाल आकार और अब ग्राहकों से आने वाली 50% से ज्यादा कमाई। हाँ, ये डाइवर्सिफिकेशन इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है, जो इसे ऊर्जा बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है। और कमजोरी? जहां तक कमजोरी की बात है तो वो है लगातार भारी भरकम निवेश की जरूरत। इस केपेक्स की वजह से कंपनी पर कर्ज बढ़ा है और मुनाफे का मार्जिन थोड़ा कम हुआ है। और भविष्य के अवसर और खतरे क्या दिखते हैं? सबसे बड़ा अवसर है जियो और रिटेल के आने वाले IPOs। जब ये कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होंगी, तब इनके असली कीमत दुनिया के सामने आएगी। जियो का IPO तो 2026 में आने की उम्मीद है ना? हाँ, 2026 की पहली छमाही में। और AI और न्यू एनर्जी में विकास की संभावनाएं तो असीमित हैं ही। और खतरे? खतरों की बात करें तो टेलीकॉम जैसे सेक्टर में सरकारी नियमों का जोखिम हमेशा बना रहता है। साथ ही भू राजनीतिक तनाव और न्यू एनर्जी में चीन की कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा भी बड़े खतरे हैं। इन सब बातों को देखते हुए बाजार के बड़े बड़े विश्लेषक क्या कह रहे हैं?
ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म्स रिलायंस को लेकर बहुत बुलिश हैं, मतलब बहुत आशावादी हैं। 37 में से 35 बड़े विश्लेषकों ने इसे खरीदने की सलाह दी है। मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन जैसे दुनिया के बड़े नाम भी इसके भविष्य को लेकर काफी सकारात्मक हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार यह है कि रिलायंस अब सिर्फ एक तेल और पेट्रोकेमिकल कंपनी नहीं रह गई है। नहीं, अब ये एक टेक्नोलॉजी आधारित समूह में बदल चुकी है। और ये भारत के भविष्य के सबसे जरूरी क्षेत्रों पर अपना दबदबा बना रही है। बिल्कुल। और ये अपने पुराने पारंपरिक बिजनेस से कमाए गए हजारों करोड़ रुपयों का इस्तेमाल एआई और ग्रीन एनर्जी जैसे भविष्य के दांव लगाने में कर रही है। तो यहाँ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। हाँ, सोचने वाली बात ये है, क्या रिलायंस आज भी एक पारंपरिक औद्योगिक कंपनी है जो अपनी नकदी का इस्तेमाल उच्च जोखिम वाले तकनीकी दांव लगाने के लिए कर रही है, या ये पहले ही एक नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुकी है जिसके पास संयोग से एक रिफाइनरी भी है? इस सवाल का जवाब ही अगले दशक में इसके सफर की दिशा तय करेगा।